अब हम सबसे पहले उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं तथा हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझते रहें। सबसे पहले हम उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। मैंने आपको उपसर्ग के विषय में संक्षेप में पढ़ाया था कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर के उस शब्द के अर्थ को उत्पन्न कर देते हैं, उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। अर्थात शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर के मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। इन उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं होता। इन उपसर्गों को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। अर्थात उपसर्ग मूल शब्दों के साथ जुड़कर के ही नए शब्द का निर्माण करते हैं। केवल उपसर्ग से हम शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले तत्सम। तत्सम संस्कृत भाषा के शब्दांश होते हैं। ये तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्दांश हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्दांश तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तद्भव हिंदी भाषा के उपसर्ग। जो शब्दांश हिंदी भाषा के प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्दांश तद्भव शब्दांश या तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। आगत। आगत कहते हैं अन्य भाषाओं से आए हुए शब्दांश। जो शब्दांश अन्य भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्दांश आगत उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के प्रयोग संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। डियर स्टूडेंट्स, जब हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। वे बातें कौन सी हैं जो ध्यान करने योग्य हैं, आप पढ़ेंगे। सबसे पहले उपसर्गों के द्वारा नवीन शब्दों की रचना होती है। ये हम समझ चुके हैं कि उपसर्गों के माध्यम से ही नए शब्दों का निर्माण होता है। जब मूल शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो वे नए शब्द का निर्माण करते हैं। नंबर 2, स्वतंत्र रूप से इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इस बात को भी मैंने आपको बता दिया कि इन उपसर्ग शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से कोई भी महत्व नहीं होता। इन उपसर्गों के लिए हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग तभी किया जाता है जब इन्हें हम मूल शब्दांश के प्रारंभ में जोड़ें। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग शब्द के साथ जुड़कर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं। शब्दांश उपसर्ग मूल शब्दों के प्रारंभ में ही जुड़ते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल शब्द के प्रारंभ में एक से अधिक उपसर्गों को जोड़ दिया जाता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है। इस तरह से हमने समझा कि उपसर्गों के द्वारा ही हम नए शब्द की रचना करते हैं। उपसर्गों का कोई भी स्वतंत्र महत्व नहीं होता। इनके लिए हम अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। जब तक इन्हें हम मूल शब्द के साथ ना जोड़ें, तब तक हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरह से इनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ये बहुत ही विशेष बात है कि उपसर्गों का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में किया जाता है और प्रत्ययों का प्रयोग शब्दांश के अंत में किया जाता है।
इस तरह से मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़े हुए शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। कभी कभी एक से अधिक हम उपसर्गों को भी जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 तत्सम उपसर्ग, नंबर 2 तद्भव उपसर्ग, नंबर 3 आगत उपसर्ग। इनके विषय में हम आपको संक्षेप में पढ़ा भी चुके हैं। जैसे इसे हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। शब्द है हमारा जीवन, मरण, गमन। ये हमारे मूल शब्द हैं। यदि हम इन मूल शब्दों के प्रारंभ में आ शब्दांश को जोड़ देते हैं तो इन शब्दों से नए शब्द का निर्माण होता है। आजीवन, आमरण, आगमन। इस तरह से पहले इन शब्दों का कुछ अलग अर्थ था और जब ये आ उपसर्ग इन शब्दों के प्रारंभ में जुड़ गया तो इसका अर्थ अलग हो गया। इस तरह से जो मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश हैं उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं।